की बात करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर मुकेश कुमार। आई वुड लाइक टू कॉल यू अपॉन द स्टेज। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मुकेश सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस इस वक्त हमारे साथ हैं। और जब हम मुकेश सिंह साहब की बात करते हैं तो याद रखिएगा फोर फ्रंट पर हमेशा इन्होंने काम किया है, राइट फ्रॉम 1996 टिल डेट। और जहां पर भी रहे एक छाप छोड़कर चले गए हैं। और आज हमारी खुशबख्ती है कि हम आपके सामने हैं, आपके साथ कुछ पल बिताएंगे और वो मेरे ख्याल से बड़े यादगार रहेंगे, क्योंकि आपका भी एक एक्सपीरियंस हमें चाहिए। और जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर को राइट फ्रॉम 1996 देखा यहाँ पर आज तक, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ओवरऑल चूँकि आप सिक्योरिटी को भी देखते हैं, आप आईजीपी भी रैंक के रहे हैं, आपने मुख्तलिफ हिस्सों में काम किया। आज के दिन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए अगर मैं देखूं तो मैं कहां पर हूं बहस्ते जम्मू कश्मीर के नागरिक के? क्या मैं इन सिक्योर एंड सेफ हैंड्स हूं? बिल्कुल, आप सुरक्षित हाथों में हैं। सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया। और ना सिर्फ मुझे बल्कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ जम्मू के हुज़ एंड हू यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो बार के मेंबर्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे सिविल सर्वेंट्स हों, हुज़ एंड हू सारे मौजूद हैं। और ये बहुत अच्छा है। मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स दिल्ली में देखे थे जो कॉन्क्लेव्स होते हैं, बट यहाँ इस तरह का इस लेवल का कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ करना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको बधाई। जो सिक्योरिटी सिनेरियो की अगर हम बात करें जी सर, तो दो तरीके से मैं बताऊंगा। एक तो मैं थोड़ी पीछे जाऊंगा, जो 1990 के बाद जो बॉर्न हुए हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, उनको एक नया कुछ सुनने को मिलेगा। जो उसके पहले पैदा हुए थे और जिन्होंने ये देखा है दौर पिछले 30 साल का, 30-32 साल का, उनको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपका टॉपिक है, ये बदलता जम्मू कश्मीर, क्या बदला है, कैसे बदला है, राइट सर, वो एक झलक आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर। तो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जम्मू प्रोविंस की ही बात करूं। कश्मीर प्रोविंस, चूँकि मैं वहाँ का एडिशनल डीजी नहीं हूँ, तो मैं उस बहुत ज़्यादा टच नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत जम्मू प्रोविंस के ज़रिए जितना वहाँ तक पहुँच सकता हूँ वो पहुँचूँगा। तो मैंने अपने हिसाब से, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये कोई इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस नहीं है, जो मैंने खुद देखा है, खुद समझा है, उसकी बुनियाद पे मैं इसकी एनालिसिस मैंने पिछले करीब 32 साल की एनालिसिस की है। और इसको मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है, 5-6 अलग हिस्सों में बांटा है। और हर हिस्से का स्विच ओवर जो अगले हिस्से से होता है, उसकी वो टर्निंग पॉइंट, जो बदलता, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो मैं बताऊंगा कि वो क्यों बदला। राइट सर, ठीक है। सबसे पहले तो एक फेज़ मैंने डिवाइड किया है 1989 टू 1996 का फेज़, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। 89 में तकरीबन जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, फिर JKLF, और JKLF क्यों हट गया, हिजबुल मुजाहिदीन क्यों बन गया, पार से क्या सपोर्ट आई, पार की क्या सोच थी कि JKLF हट के हिजबुल मुजाहिदीन में कन्वर्ट हो गया, अनआर्म्ड की बजाय आर्म्ड हो गया, बहुत कुछ इस तरह की बातें हुई। तो एक फेज़ वो था जो ज़्यादातर कश्मीर वैली में ही महदूद था। तकरीबन कश्मीर वैली में ही इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू हुई और उस समय तक रहीं जब 1996 में इलेक्शंस हुए तब तक। अब 1996 जो मैंने स्विच ओवर बदलने वाली बात की, 1996 में इलेक्शंस हो जाते हैं और आप देखेंगे कि जो स्ट्रेटजीज़, जैसे हम टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो पार से भी इसी किस्म की स्ट्रेटजी बनती रहती है, वो भी अपने हिसाब से चेंजेस करते रहते हैं। तो 1996 के बाद एक चेंज आया, तकरीबन 1996 की बात कर रहा हूँ, जब मिलिटेंसी पीर पंचाल के इस तरफ बढ़नी शुरू हुई। वो तकरीबन वो ही समय था कि उन्होंने ये अपने हिसाब से डिसाइड किया हुआ कि इस तरफ भी फैलाते हैं।
स्विच ओवर कर तो पीर पंचाल के कंटिगुअस इलाकों में स्प्रेड हुआ। मंडी, पुंछ में एक मंडी में इतनी मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन उस शुरुआत में मिलिटेंसी मतलब करीब 20-25 हथियारबंद आतंकवादी वहाँ पकड़े गए थे। किश्तवाड़, डोडा, बनिहाल के इलाके जो पीर पंचाल से कंटिगुअस इलाके हैं वहाँ स्प्रेड हुई, और उन्होंने जो है इन्फिल्ट्रेशन रूट ये पूंछ वाला और रजौरी वाला ये इस्तेमाल करना शुरू किया। और जब ये इस्तेमाल करते थे तो पीर पंचाल तक वो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते थे, क्रॉस ओवर करते थे तब छेड़खानी करते। तो एक ये फेज़ था 1989 से 1996। अब हम 1996 से 99 तक की फेज़ आते हैं। 99 में एक स्विचर होता है, बदलता जो बात की करगिल वॉर होता है तो एक स्विच ओवर पॉइंट आता है। सो सेकेंड फेज़ जो मैंने डिवाइड किया है वो 96 से 99 के बीच है। अब 96 से 99 के बीच में मिलिटेंसी बहुत बढ़ जाती है। पुंछ में एक साथ हमारे 6 चौकियों पे अटैक होता है, काफ़ी सारे पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। आर्मी का स्प्रेड बहुत कम था। आरआर आ जाती है, आरआर फिर धीरे धीरे आरआर की तादाद बढ़ती, पहले 16 आरआर थी पुंछ में, उसके बाद ब्रिगेड आई, 6 सेक्टर आया वगैरह। और सिमिलर जो डेल्टा फोर्स इधर फिर काम करना किश्तवाड़ और डोडा की तरफ डेल्टा फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट होती है, वहाँ पे वो आती है। चूँकि इतना स्प्रेड हो गया था, आप देखेंगे कि वो चाहे वो किश्तवाड़ में वो शायद बारात पे फायरिंग हुई, किलिंग हुई, चाहे वो पुंछ में हो माइनॉरिटी किलिंग हुई, परानकोट, वो फेज़ आया। और 1919 में जब करगिल वॉर पे जब फोर्सेस एंगेज थे तो आतंकी संगठनों ने उस फेज़ को, जब हिंटरनैल में कोई मौजूदगी हमारी कम हो गई, तो वो फेज़ उन्होंने इस्तेमाल किया रिक्रूटमेंट के लिए, और बहुत तेज़ी से रिक्रूटमेंट शुरू हुई विद इन दिस पीर पंचाल रेंज। हाँ, पीर पंचाल के पार भी और इस तरफ पार बहुत तेज़ी से रिक्रूटमेंट हुई। और हिलका का आप सबने नाम सुना होगा, ऑपरेशन सर्पविनाश हुआ था वहाँ 2003 में। तो वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाया ताकि वो ट्रांजिट के दौरान वो उधर वाले इधर भी आके रुक सकें, इधर वाले जब इन्फिल्ट्रेट होके आते थे तो वो भी रुक सकें। और ट्रेनिंग होती थी वहाँ, उनको हथियारों से लैस किया जाता था, इनकी रेस्ट एंड रिकूप होती थी, वो वहाँ शिकार करते थे वगैरह। ये फेज़ आया 1996 से 1999 तक। और जब करगिल वॉर चल रहा था तो रिक्रूटमेंट पीक पे थी, और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी उस समय साइमल्टेनियसली बढ़नी शुरू हो गई। अब तीसरा फेज़ जो मैंने वो एनालाइज किया है वो 1999 से 2005 तक। 2005 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 2005 तक हमारे जम्मू की तरफ पहाड़ी इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी 2005 तक नहीं थी, 2005 के बाद आनी शुरू हुई मोबाइल कनेक्टिविटी। और दूसरी बात जो की ट्रांजिट पॉइंट है वो ये है कि वो बॉर्डर की फेंसिंग शुरू हो गई। तो ये बहुत क्रूशियल टर्नओवर पॉइंट है 2005, जब चेंजेस आए। अब ये सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक पीरियड अगर टेररिज्म के मामले से देखा जाए तो 1999 से 2005 तक का पीरियड था। उस पर फ़िदाइन अटैक शुरू हो गए। पहला फ़िदाइन अटैक 99 में हुआ, फिर उसके बाद जैश ए मोहम्मद की फॉर्मेशन हो गई, मसूद अजहर को रिलीज़ किया गया था, 814 IC 814 की हाईजैकिंग हुई जी, असेंबली पे अटैक हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, ये सारा ये बैक टू बैक सारी हुआ। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ख़तरनाक फेज़ था। इसमें कई सारे अटैक्स हुए, कई सारे बहुत ही इंक्रीज लेवल, जितने नए रिक्रूट्स ट्रेन होके करगिल वॉर के टाइम में गए थे वो ट्रेन होके वापस आ गए। लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, पीर पंचाल रेजिमेंट, अल बदर, हुजी, 2G, मतलब आप सारे दुनिया एक साथ एक्टिवेट हो गए, सभी एक्टिवेट हो गए, सभी आ गए और उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई जी। यही समय था जब फ़िदाइन अटैक्स भी पीक पे थे। और ये कॉन्सेप्ट होता था जो मैंने 2005 ट्रांजिशन की बात की, उस समय इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी होती थी, बॉर्डर्स पोरस थे। आप लोगों ने जो पुंछ रजौरी साइड के रहने वाले हैं आपको पता होगा कि कितनी डिफ़िकल्ट टेरेन है, नदी है, नाले हैं, पेड़ है,
जंगल है। प्लेन वाला मामला नहीं है जो हाँ। एक स्ट्रेट लाइन हो। बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर मैं गया हूँ बॉर्डर के इलाके में रात को बिना फौज को बताए, और मैंने देखा है कि कितनी तकलीफ होती है। आपको 100 गज चलना मुश्किल होता है, आप कहीं गिरते हैं फिर उठते हैं। लाइट अगर ना चलाएं टॉर्च को तो और मुश्किल काम है। और आपको पता है ये जो इन्फिल्ट्रेटर से तो होते हैं, ये टॉर्च वो जला के तो नहीं आते, लेकिन ये इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। और उस वक्त बॉर्डर पोरस था, तो एक बड़ी सोच हुई। उस समय के होम मिनिस्टर आए अडवाणी जी, उन्होंने देखा बॉर्डर को, उन्होंने समझा और बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू हुआ। तो 2 चेंजेस आए 2005 में, बॉर्डर फेंसिंग और मोबाइल की एक्टिविटी। मोबाइल की एक्टिविटी तब तक ये सोच थी, हालांकि 2002-2001 से शुरू हो गई थी कश्मीर में, श्रीनगर में या जम्मू साइड में कुछ मोबाइल की एक्टिविटी, लेकिन वहाँ नहीं कर रहे थे क्योंकि एक सिक्योरिटी व्यू पॉइंट थी, पर्सपेक्टिव थी कि साहब ये आ जाएगा तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कि आतंकवादियों को फ़ायदा होगा, हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं। जब ये शुरू हुई तो ज़्यादा फ़ायदा हमें हुआ था, क्योंकि आपको पता है किस तरह के मतलब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस थी हमारे पास, कितनी हम करते थे और कैसे उससे ऑपरेशंस होते थे, वो सब तफसील से नहीं बताई जा सकती। लेकिन ये था कि हमें जब मोबाइल्स आए तब हमें पता उसका चला फायदा एस्टैब्लिशमेंट को हुआ, ट्रैक फायदा हमें ज़्यादा था जी, और पार कम था। अब 2005 से 2008 तक का एक फेज़ है जब फेंस बन गई, इन्फिल्ट्रेशंस डिक्लाइन होने लगी, ऑपरेशनल प्रेशर बढ़ गया, तादाद कम होने लगी। कुछ 2000 से 3000 पहले होती थी, फिर वो 2000, फिर 1500, इस किस्म की तादाद हो गई। आज की आपको तादाद बता दूं, तकरीबन 150 है जम्मू प्रोविंस के अंदर। नहीं, जम्मू प्रोविंस में तो 5-7 ही हैं, लेकिन अच्छा, ओवरऑल जो तादाद है वो तकरीबन 150 है। 150 के आसपास। तो आप इमेजिन करें कि जहाँ 4-5 हज़ार की तादाद होती थी, आज के दिन में 150। यानी कहाँ 4 डिजिट वाला अंक होता था, अब वो 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ही रह गया है। बिल्कुल। तो ये 2005 से 2008 की बात हुई, जब 2008 में अमरनाथ लैंड वाली एजिटेशन हुई, तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव से थोड़ा चेंज आया, थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस डिटेरियोरेट की। लेकिन उसके बाद फिर 2008 से 16 एक ऐसा फेज़ आया जब फोर्सेस की एक्टिविटीज़ पीक पे थी, उनकी इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई, उनका मोरल काफ़ी डाउन होने लगा, बहुत लो लेवल पे आ गया, वेपन्स की सप्लाई कम हो गई, आतंकवादियों के नंबर्स कम हो गए, घटते ही चले जा रहे थे। धीरे धीरे करके हमने एक एक डिस्ट्रिक्ट को मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर करना शुरू किया। रियासी मिलिटेंसी फ्री, उधमपुर मिलिटेंसी फ्री, इस तरह के मतलब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट शुरू हो गई जी। और 2008 से 2016 का मैंने ये फेज़ रखा है। 16 में बुरहान वानी इंसिडेंट होता है, जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हमारी कश्मीर घाटी में पीक पे चली जाती है। उसमें स्टोन पेल्टिंग शुरू होती है, एक नया तरीका शुरू होता है जिसमें कि जो है, जिसके लिए हम एक तरह से कह लें कि उतने उस तरीके से तैयार नहीं थे। हथियार बंदों से तो हमने काबू पा ही लिया था, लेकिन ये नया दौर शुरू होता है जब स्टोन पेल्टिंग वगैरह शुरू होती है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट फेज़ जो मैंने वो अपने हिसाब से उसको बांटा है, 2016 से 2019 तक का फेज़ होता है, जब मिलिटेंसी और कम होती है, बहुत धीरे धीरे कम होती है। लेकिन 2019 और 16 के बीच में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, नई बातें। कौन सी नई बात? जैश ए मोहम्मद को ने एक नया तरीका निकाला, आतंकवादी फेंस हो गए थे तो उन्होंने टनल खोदना शुरू किया। अब टनल जिस तरीके से, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, जिस तरीके से टनल खोदा होता है, आतंकवादी संगठन वो फावड़े और हाथ से खोदने की गुंजाइश नहीं है, ज़रूर उसके पीछे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा। मुकेश जी, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, आपने एक राइफ़ल का नाम लिया M21 शायद। जब हम एनालिसिस को देखते हैं तो पता लगता है कि ये राइफ़ल ज़्यादा अफ़गानिस्तान में यूज़ हुई है और कश्मीर में भी कई बार ये देखी गई मिलिटेंट्स के हाथ में। तो क्या हम ये माने कि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके की सिचुएशन उभरी, जो कुछ वहाँ पर हुआ और तालिबान टेक ओवर हुआ, वहाँ का ख़तरा हमारे लिए बढ़ रहा है? आपका एक्सपीरियंस के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ। इसकी ग्राउंड एविडेंस आप सोचे देखेंगे तो ग्राउंड एविडेंस कुछ नहीं, एक्सेप्ट एक इंसिडेंट जो हमारे प्रधानमंत्री विजिट के पहले था,
जो सुंजवा में 2 आतंकवादी मारे गए, जी वो दोनों खैबर पख्तून एरिया के रहने वाले थे और अफगानी स्पीकिंग थे। बस एक वही कनेक्शन है जो अभी विजिबली दिखा है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि अफगानिस्तान और हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इस तरह की अफगानिस्तान वाला माहौल यहाँ नहीं बन इमेजिन नहीं कर सकते। ये हम ना जो होने देंगे। इक्विपमेंट्स का आना है, लेटेस्ट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स, नाइट विजन गॉगल्स, छोटे हथियार, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना अलार्मिंग है? ये है वो, आपको मिसाल के तौर पे बता दूं कि जो नगरोटा में एक एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद उसमें एक M4 राइफल बरामद हुई थी, नाइट विजन वगैरह भी मिला था। तो पार से जो आतंकवादी हैं उसने अपने लड़कों को यहाँ बताया था कि देखो हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारे 4 बेहतरीन वो लड़के थे वो मारे गए। और फिर उसने ये भी कहा था कि ये जो M4 राइफल है बड़ी महंगी होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, 9 लाख रुपए की यहाँ मिलती है, तो और उसके ऊपर नाइट विजन डिवाइस है, हम 300 गज से किसी को मार सकते थे, एक्यूरेट हिटिंग होती थी, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमारा बड़ा नुकसान हो गया। ये मैं उसकी वर्जन बता रहा हूँ जो पार से कमांडर ने इधर किसी को बताया, वो अब एक्सेप्ट कर रहा था। चैलेंज है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक M4 राइफल इस तरीके से यूज़ होते हुए नहीं देखा, सीज ज़रूर हो गया है। सो मुझे लगता है कि वी हैव बीन एबल टू प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द M4 राइफल्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड ऑन ग्राउंड। अभी मैं सिक्योरिटी सिनेरियो से ही थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। बीच में हमने देखा कि बुलेट्स जो इस्तेमाल होते थे 90s में, उसमें भी एक ट्रांसफॉर्म हुआ, और आज के दिन में सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए नेशनल हुकअप पर भी ये चैलेंज माना जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के प्रोस्पेक्टिव में क्या मैं ये मानूं कि मेरा जवान जो बाहर खड़ा है मेरे लिए सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कर रहा है, उसका चेस्ट सेफ है, उसका हेड सेफ है, क्योंकि अब जो गोली आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक है? हाँ, सही बात है। आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड्स जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कुछ चेंजेस नेसेसिटेट होते हैं, वो चेंजेस लाए जा रहे हैं। उसमें जैसे बुलेट प्रूफिंग किस किस्म की होनी चाहिए, जैकेट किस किस्म की होनी, गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग किस किस्म चेंजेस होने चाहिए, वो सब कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हो रहा है। 2-3 और बातें जो मैं जी कैरी ऑन करें सर। जो बदलता जो सिस्टम है उसमें जो उनकी चेंजेस के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो टेररिज्म थ्रू प्रॉक्सीज। आतंकवाद पहले जैश ए मोहम्मद के नाम से चलाती थी, लश्कर के नाम से चलाती थी, आज वो PAFF, TRF, मुख्तलिफ बड़े नामों से हैं। हाँ, वो अलग अलग नामों से चलाने की कोशिश कर रही है, नामों से चल रहे हैं, लेकिन तार इनका जो पीछे जुड़ा है वो ओरिजिनल लश्कर या हिज़ब या वो जैश के साथ ही जुड़ा है। और बहुत मुश्किल नहीं होता हमें इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये TRF है, इसके पीछे लश्कर है कि नहीं है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, लश्कर ही हैं और ये जैश ही हैं जो काम कर रहे हैं। वेपन बाय एयर, मैन बाय ग्राउंड, ये एक नया सिस्टम है उन्होंने शुरू किया है कि ऊपर से ड्रोन से डाल दीजिए और नीचे से आ जाए। नीचे से अगर खाली हाथ आता है और उसके लोकल्स से डिस्टिंग्विश करना मुश्किल काम होता है, तो वो एक चैलेंज रहता है। फंडिंग, कैश आ रहा है, पहले कैश हवाला से आता था, अब ड्रोन से ड्रॉप हो जाता है। नार्को फंडिंग, पहले नार्को के ज़रिए फंडिंग इतनी नहीं होती थी, आज के दिन में नार्को क्योंकि इतना इजी मनी है उसके अंदर इन्वॉल्व और इतनी जल्दी वो प्रोसेस हो जाता है कि और इतनी बड़े क्वांटिटी में बड़ा मार्केट भी उसका तो इजी एक्सेस है सर। तो नार्को फंडिंग ये नया आ गया। रिवाइवल ऑफ ओल्ड कॉन्टैक्ट्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि अपने पुराने सोर्सेज और उनकी कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप भी हमारे साथ। इस बीच एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुकेश साहब, वो ये है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस। और जब मैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात को देखता हूँ तो गृह मंत्रालय की फाइलों को खंगाले, वहाँ के ऑर्डर्स को देखे तो पता लगता है तो टॉप ऑफ द एजेंडा है जी जम्मू कश्मीर को फोरफ्रंट पर रखना, जम्मू कश्मीर पुलिस को फोरफ्रंट पर रखना। क्यों? पिछले 20-25 सालों से वो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के अंदर लगे हैं। लेकिन जब मैं उसके मुकाबले में और भी फोर्सेस को देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये अपनी जगह फीलिंग है कि अभी बहुत कुछ करना ज़रूरत है, तब जाकर वो सिक्योर हो सकते हैं। देखिए, मॉडर्नाइजेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हो भी रहा है। पहले हम 1996 में SLR से लड़ते थे, फिर हम AK-47 पे आ गए, फिर वो इंसास राइफल आ गई, तो हमारी भी वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स इक्का दुक्का होती थी पहले। आजकल कश्मीर में तो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के बगैर हम चलते नहीं हैं, क्योंकि उस लेवल की सुरक्षा चाहिए, तो उस हिसाब से ऑपरेशंस के लिए इसकी ज़रूरत है। और भी जैसे आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड्स है, उस पर रिसर्च चल रहा है कि उस पर हम काउंटर मेजर्स क्या करें।
ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन के काउंटर ड्रोन मेजर्स क्या होने चाहिए, वो उसकी प्रक्रिया चल रही है। कई सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, कई सारे फर्म्स को बुलाया गया, उन्होंने दिया है, 1-2 फर्म्स ने का सक्सेसफुली भी ड्रोन को डाउन किया, उसकी भी वो प्रक्रिया चल रही है। काउंटर टनलिंग टेक्निक्स है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स है, बहुत सारी चीज़ें। अब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जम्मू कश्मीर के अंदर कि हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस को करना है और ये अब थमेगा नहीं, इसको फोरफ्रंट पर ही रखना है। बिल्कुल। एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम जम्मू एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज़ को देखते हैं तो ये हमारी नज़र में ये था कि ये बड़ा जी सिक्योर है, परिंदा पर नहीं मार सकता। और जिस दिन वो ड्रोन का हमला हुआ उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या आज के दिन में मुकेश साहब आप ये इंश्योर कर पाएंगे रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को कि भाई अब वो वाली बात नहीं हो सकता, वहाँ कोई चूक हुई हो, टेक्निकल चूक हो, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता है? जी, तो जैसे आपने कहा कि जम्मू एयरपोर्ट वाली बात है, तो उस पे एयरफोर्स ने भी काफ़ी उस पर अपना होमवर्क किया, अपना होमवर्क करके अपने काउंटर मेजर्स किए। सिमिलरली बीएसएफ ने भी बॉर्डर पे कई सारे नए काउंटर ड्रोन मेजर्स वगैरह लगाए हैं, काउंटर टनलिंग, काउंटर ड्रोन सारे लगाए। हमने अपने हिसाब से काफ़ी चेंजेस किए। तो इन सब पे हर इंसिडेंट हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट होती है और हर इंसिडेंट के बाद हम उसी हिसाब से प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि उसको थ्रेट को काउंटर कर दिया जा सके। अब नार्को की आपने बात की तो ये एक बड़ा थ्रेट है एंटायर जम्मू कश्मीर के लिए। और जब मैं जम्मू प्रोविंस में देखता हूँ तो यहाँ पर जिस तरीके से सीजर्स हुए हैं पिछले दिनों से, ब्राउन शुगर और हर एक चीज़ की, तो क्या मैं ये समझूँ कि ये सिर्फ एक एंगल से देखना कि ये सिर्फ मिलिटेंसी के लिए है और शायद हम इसको एक और एंगल से देखना भूल चुके हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा नेक्सस है? फिर शिकायतों का एक बड़ा अंबार है कि जनाब अगर शिकायत दी भी जाए तो तुरंत कार्रवाई नहीं होती है इसमें। मेरे ख्याल से दोनों हैं। एक तो नस्ल खराब होती है, बिल्कुल, आपने यहाँ ड्रग्स को सप्लाई किया, नौजवान बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हो गए तो वो ख़राब हो रहा है। और साथ साथ फाइनेंसिंग की ज़रूर बात है। फाइनेंसिंग की इसलिए बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एविडेंस कि जो ड्रग्स आए उसका पैसा पार गया पाकिस्तान, वो बहुत कम केसेस में देखने को मिला है। पार पैसा नहीं जाता, जो पैसा जनरेट है वो यही आतंकवाद को बढ़ावा देने में सर्कुलेट होता है। और कुछ केसेस में तो बिल्कुल डायरेक्ट लिंकेजेस मिले हैं, जब हिजब ने वो नारकोटिक्स भेजे वहाँ अपनी फंडिंग कराने के लिए और लश्कर ने भी भेजे, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस है। तो आज के दिन में अभी ये भी लोग शिकायत करेंगे, शायद मन में भी सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने कोई ऐसा माफिया नहीं पकड़ा जो हम ये बता पाएँ कि ही इज़ द मेन कल्प्रिट जी, जिसके डायरेक्ट संपर्क में था। अभी तक वही पकड़ा गया, या तो कैरियर था या कोई बेचारा छोटा कोई आदमी पकड़ा गया। ये जो कंसाइनमेंट्स आती हैं वो बड़ा हैंड अभी तक भी नहीं पकड़ा गया, क्या ये सही है? नहीं, कई बड़े एंड पकड़े गए। अभी कुछ ही दिन पहले 7 kg हीरोइन उधमपुर में बरामद हुआ था, वो पकड़ा गया था। जो आरएसपुरा में कंसाइनमेंट तो बहुत पकड़ी गई है, लेकिन जो मेन, हाँ उसकी बता रहा हूँ। देखिए, मेन तो सप्लायर पाकिस्तान में बैठा है, तो उसको पकड़ना तो मुश्किल उसमें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन यस, यहाँ के जो रिसीवर है उनमें बड़ों को पकड़ सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 62 kg हीरोइन बरामद हुई थी आरएसपुरा में, उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें ले गई तरन तारन में, और वहाँ पे जिस लड़के को हमने अरेस्ट करके यहाँ लाया, अपने केस में बुक किया, अगर उसका आप मकान देखें वो महल के बराबर है। इतना बड़ा महल, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे वो पकड़े जाते हैं, बड़े भी पकड़े जाते हैं और पकड़े भी जाएंगे आगे भी। हमारा काम ही है कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस दोनों एस्टैब्लिश। लोकल क्राइम जम्मू प्रोविंस में क्राइम रेट में कहाँ पर आप देखते हैं, क्या कोई सुधार हुआ है इसमें? लोकल क्राइम रेट अगर आप देखें उसको 2 तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब ये भी शिकायतें हैं जो हम अखबार में पढ़ते हैं दिल्ली बैठे, वो ये है कि अक्रॉस द नेबर जो हमारे हैं स्टेट्स, वहाँ से लोग आते हैं, बाज़ाब्ता प्लान करके चोरी करके चले जाते हैं, गिरोह बने हैं जी बहुत ज़्यादा। ये नई फिनोमिना कुछ नहीं है, ये पहले भी होता था। लोकल क्राइम अगर आंकड़ों के हिसाब से देखे जाए तो थोड़ा बढ़ा है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो वर्किंग नहीं हो रही। पहले क्या होता था कि जैसे कोई चोरी हो गई तो अब चूंकि वो नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता था थाने पे, तो थानेदार की कोशिश ये रहती थी कि भाई उसको रजिस्टर ना करें या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी शुरू कर दें, उसके बाद FIR लगाएं, उस किस्म की बात होती। अब रजिस्ट्रेशन तकरीबन फ्री है,
उसमें कोई वो वर्किंग नहीं होती, और उसके कारण भी आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा अगर लोकल क्राइम, बट ऐसी कोई अलार्मिंग इंक्रीज एक्सेप्ट नारकोटिक्स, ऐसी कोई अलार्मिंग इंक्रीज किसी भी फील्ड में नहीं देखने को मिलेगी। और जहाँ तक हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, सीसीटीवी कैमराज लगाने की बात करें या ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार इस पर फोकस है कि स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट अक्रॉस द इंडिया जो है वो ऑनलाइन हो, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन जी हर एक चीज़ हमारे पास हो। डिजिटल इंटरवेंशंस रोज के हिसाब से हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे CCTV सिस्टम हमारा लागू हो गया है, तकरीबन हर थाने में FIR वगैरह कंप्यूटर पे लागू लगती है और वहीं से ऑनलाइन पे ट्रांसमिट हो जाती है। E-कॉप सिस्टम शुरू हुआ है जिसमें आप घर बैठे बैठे अपने FIR के स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। हाँ, उसको लोगों को में पॉपुलराइज़ करना, उसमें उनको बढ़ावा देना, उनको इनक्रेज करना कि आप इसको देखें, वो उस पर थोड़े प्रयास चल रहे हैं, लेकिन ये भी सिस्टम शुरू हो रहा है। और भी कई सारे डिजिटल E-ऑफिस शुरू होने वाला है। इस किस्म के जो है इनिशिएटिव बहुत चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्राइम पे काबू पाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल वो हमने बॉर्डर ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम एक लगाया है। जम्मू शहर में जो होटल्स में गेस्ट्स आते हैं उसके लिए हमने एक ऐप तैयार किया है, उस पर चल रहा है काम। जो नाके मुख्तलिफ लगे हैं उनमें डुप्लिकेसी ना हो तो ऑनलाइन एक नाका ऐप हमने डेवलप कर दिया है, ताकि वो एक गाड़ी जो एक बार के बाद दूसरी बार ना चेक हो और जो हमारी एनर्जी सेव हो और लोगों को भी कम परेशानी हो, इस किस्म की। तो कई सारे डिजिटल इंटरवेंशंस चल रहे हैं और अब स्टेज ये आ गया है कि विदाउट डिजिटल इंटरवेंशन हम कोई काम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि नौजवानों की रिहेबिलिटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मिलिटेंसी से बाहर आना चाहती हो या इस नार्को के दलदल में फंसे हो। मिलिटेंसी अब चूँकि जम्मू प्रोविंस में इतनी कम हो गई है कि अब वो रिहेबिलिटेशन वाला कॉन्सेप्ट रहा नहीं, क्योंकि अब कुल मिला के 2 बचे हैं किश्तवाड़ में और 4-6 रजौरी में बैठे हैं। तो वो, लेकिन उसकी एक बहुत पुरानी एक स्कीम है जो चल रही है सरेंडर पॉलिसी के हिसाब से, वो अभी भी लागू है मेरे ख्याल से। और दूसरी जो बात रही ड्रग्स के रिहेबिलिटेशन, उसमें हमारा एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहा है। एक नया ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर पुलिस के इंटरवेंशन से और साथ में गवर्नमेंट की मदद से हम छन्नी में वो बन रहा है, आधे से ज़्यादा बन गया और जल्दी शुरू हो जाएगा। और कई सारे NGOs भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि वो उनकी भी हेल्प लेके हम इस स्कीम को आगे बढ़ाएं। उसकी रिस्पांस अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि आगे जब ये नया सेंटर बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छा, और इससे हम काबू करने में भी काफ़ी कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनर सर, मुकेश सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये खूबसूरत गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।